ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो यूनाइटेड नेशन में काम करता था। उसे भारत में माल न्यूट्रिशन पर एक सर्वे के लिए भेजा गया और वह इस सर्वे में गुजरात को सबसे निचले स्थान पर रखता है। इस बात को लेकर वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलता है और नरेंद्र मोदी इनके काम से इतने इम्प्रेस्ड होते हैं कि वह इन्हें अपने लिए काम करने का ऑफर देते हैं। वह लड़का नरेंद्र मोदी के लिए 2012 के गुजरात असेंबली इलेक्शन में स्पीच लिखता है और स्ट्रेटजी बनाता है जो काफी इफेक्टिव होता है और नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के उस लड़के ने 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मोदी के लिए फिर से काम करता है और बहुत सारे कैंपेन चलाता है, जैसे चाय पे चर्चा, 3D रैली, जिसका इफेक्ट पूरे देश भर में काफी पॉजिटिव मिलता है और नरेंद्र मोदी देखते ही देखते 2014 इलेक्शन के मेन फेस बन जाते हैं और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। लेकिन वह लड़का पर्दे के पीछे मुस्कुरा रहा था और तालियां बजा रहा था और उसे खुद पे काफी प्राउड फील हो रहा था। उस लड़के का नाम था प्रशांत किशोर, जिसे आज पीके के नाम से लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी की जीत का एक बड़ा क्रेडिट प्रशांत किशोर को दिया गया और इस जीत ने प्रशांत किशोर को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर भारत में इंट्रोड्यूस किया। बाद में प्रशांत किशोर कई पार्टियों के लिए काम करते हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस इत्यादि, और इनकी सरकार बनाने में मदद करते हैं। प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल गलियारों में लोग किंग मेकर के रूप में जानते हैं। प्रशांत किशोर आज काफी चर्चा में बने हुए हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वह बिहार में होने वाली बिहार असेंबली इलेक्शन में खुद की पार्टी जनसुराज को चुनाव में उतारने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले प्रशांत किशोर क्या खुद को किंग बना पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब और आप देख रहे हैं मुजीब द डिकोडर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रशांत किशोर की जिंदगी की कहानी और उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। प्रशांत किशोर का जन्म सन 1977 को बिहार के रोहतास में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके फादर डॉक्टर थे और मदर हाउसवाइफ थी। उन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से की और अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिए। इनकी मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छी पकड़ थी, इसलिए फैमिली चाहता था कि वह IIT जाए और वहां से इंजीनियरिंग करें, लेकिन इनकी इच्छा कुछ और थी। इसी कारण से उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से स्टडी बीच में छोड़नी पड़ी। इसके बाद वह लखनऊ और हैदराबाद गए, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट की। इसके बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट किया। पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट करने के तुरंत बाद इनकी यूएन में पब्लिक हेल्थ में ही अच्छी जॉब मिल गई। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई, जहां उन्होंने जमकर काम किया और ऐसा काम किया कि यूनाइटेड नेशन में उनकी गिनती काबिल लोगों में होने लगी। इसके बाद इनकी प्रमोशन हुई और ये जिनेवा में यूएन के लिए काम किए। इसके अलावा ये अलग अलग देशों में पब्लिक हेल्थ में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम किए। इसी काम के दौरान उन्होंने भारत के 4 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुपोषण से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम किए और एक रिपोर्ट बनाई, माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट इन इंडिया, और इस रिपोर्ट में गुजरात को सबसे नीचे रखा गया था। एक दिन गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस से प्रशांत किशोर के पास कॉल आता है और पूछा जाता है, आपने माल न्यूट्रिशन पर एक रिपोर्ट बनाई है, माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें अपने गुजरात को सबसे नीचे क्यों रखा है। इस संदर्भ में उनसे बोला जाता है कि आपसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मिलना चाहते हैं, आप गांधीनगर में चीफ मिनिस्टर ऑफिस आ जाइए। प्रशांत किशोर ऑफिस जाते हैं और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है। मीटिंग के दौरान मोदी पीके से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं और उनके ऑफिस से जुड़कर काम करने का ऑफर देते हैं। ये ऑफर लुभावना तो था, लेकिन एक मिडिल क्लास के लड़के के लिए मुश्किल भरा फैसला था। लेकिन उन्होंने फैसला लिए, यूएन की जॉब से रिजाइन कर दी और मोदी की ऑफिस से जुड़कर उनके लिए काम करने लगे। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। 2012 में गुजरात असेंबली इलेक्शन होने को थे। नरेंद्र मोदी उसकी तैयारी में लगे हुए थे। प्रशांत किशोर 2011 में ही मोदी से जुड़ते हैं और उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर काम करने लगते हैं। स्पीच लिखना, डेटा एनालिसिस करना और पॉलिटिकल अप्रोच बनाना जैसे काम मोदी के लिए करने लगते हैं और इन सब से 2012 के चुनाव में काफी इम्पैक्ट पड़ता है और नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं।
इस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर का नाम चर्चा में आ गया और वह नरेंद्र मोदी की टीम के एक महत्वपूर्ण मेंबर बन गए। 2013 में प्रशांत किशोर रॉबिन शर्मा के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG). इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाना और उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नरेंद्र मोदी के लिए कई तरह के मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए, जैसे चाय पे चर्चा, 3D रैलीज, रन फॉर यूनिटी, मंथन और भी बहुत सारे मीडिया प्रोग्राम्स। इन सारे कैंपेन ने नरेंद्र मोदी पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला और नरेंद्र मोदी देखते ही देखते 2014 के चुनाव में चारों तरफ छा गए, जैसे कि मोदी की आंधी चल रही थी। और 2014 के इलेक्शन का रिजल्ट आया और वह भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। 2014 के इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर की छवि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर बन गई और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन CAG का नाम चेंज करके IPAC यानी IPAC रख ली और वह एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम करने लगी। 2014 के इलेक्शन के बाद 2015 में बिहार असेंबली इलेक्शन होने को थे। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को हायर किया और अपने लिए काम करने की बात कही। प्रशांत किशोर ने 2015 के इलेक्शन में नीतीश कुमार की मदद की और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कई पार्टियों के लिए काम किए, जैसे अमरिंदर सिंह फॉर 2017 पंजाब लेजिस्लेटिव इलेक्शन, 2019 फॉर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल फॉर 2020 दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ममता बनर्जी फॉर 2021 वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन एंड MK स्टालिन फॉर 2021 तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और इनकी सरकार बनाने में मदद की। हालांकि 2017 में इन्होंने उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के लिए भी काम किए और इन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर 2018 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को ज्वाइन किया और उन्हें जदयू का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शन में भी उन्होंने नीतीश कुमार की हेल्प की और एक बार फिर सरकार बनाने में मदद की। प्रशांत किशोर का कहना था कि NRC और CA का सपोर्ट नहीं करने की वजह से उन्हें पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। 2021 में प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के लिए वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में काम किया और इसके बाद DMK के लिए 2021 में तमिलनाडु लेजिस्लेटिव इलेक्शन में काम किया और उनकी सरकार बनाने में मदद की। इसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर्ड कर दिया कि अब वह पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे काम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मैंने 10 सालों में बहुत काम किए, अब मुझे एक ब्रेक की जरूरत है और अब अपने लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ। लगभग 1 साल बाद प्रशांत किशोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि वह बिहार को करीब से समझना चाहते हैं। इसके लिए वह बिहार में 3000 किलोमीटर का पद यात्रा करेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनकी ज़रूरतें और समस्या समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा को उन्होंने नाम दिया जन स्वराज पद यात्रा। उनको समझने का प्रयास करना, उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया कि वह अपने कैंपेन जन स्वराज पदयात्रा को एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम देंगे, जिसे जन स्वराज पार्टी के नाम से पहचाना जाएगा और इस तरह से जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। जन स्वराज पार्टी 2025 में होने वाले बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और वह बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और इसकी प्रिपरेशन भी काफी जोर शोर से कर रही है। प्रशांत किशोर का चुनावी मुद्दा काफी सेंट्रलाइज्ड है। वह एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किंग बनाने वाला किंग मेकर बिहार के वोटर्स पे कितना इम्पैक्ट डाल पाता है। दोस्तों, आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वह बिहार में सरकार बना पाएंगे? बिहार इलेक्शन में उनका रोल क्या होगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।